नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम स्कूल में लिया प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का जो कि हमारा भूगोल विषय है उसका पेपर हल करने जा रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से बच्चे कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। फरवरी तक बच्चों को ये भरोसा ही नहीं था कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी या पिछली साल की तरह ही होगा, तो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब थे। तो बच्चे कम समय में बेहतर तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लें, इसके लिए आपकी मदद की जा रही है। शेखावाटी मिशन 100 के PDF नोट्स सरल और सहज भाषा में विश्लेषण करके पहले डाले जा चुके हैं। उन्हें आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें। प्री बोर्ड परीक्षा से पहले देख लें तो और भी अच्छी बात है। तो आज हम प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर लिया गया उसका विश्लेषण करेंगे। ये एग्ज़ाम में हमारा 2 घंटे 45 मिनट का समय होगा। पूर्णांक होगा 56। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए होंगे पेपर में। अब हम खंड ए को हल कर लेते हैं, जिसमें हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर वाले होंगे। 9 प्रश्न होंगे, यानी विकल्प चुनना है अपन को। कुछ बच्चों का सवाल है कि इसमें समय है वो कम तो नहीं पड़ेगा। समय बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा आपके लिए। आप धैर्य के साथ पेपर को हल करें। एबेसैदा वाले ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं उनमें आप उत्तर को ए के रूप में भी लिख सकते हैं और केवल उत्तर जैसे ये लिखा हुआ है रेट जेल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम शुरू हो जाते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि मानव भूगोल, मानव जीवन और धरातल के बीच जो संश्लेषित संबंध हैं उसका अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी है? रेट जेल ने दी है मानव भूगोल की परिभाषा, रेट जेल ने। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? तो ये हमारा औद्योगिकरण कारक है, आर्थिक कारक। रोपण फसल का उदाहरण क्या है? कॉफ़ी है रोपण फसल का उदाहरण। कुछ बच्चे घबराए हुए हैं कि बहुत कम समय है, हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है, सब कुछ कर सकते हैं हम। दिमाग को मैसेज दें कि हम कर सकते हैं, भविष्य हमारा बनेगा। आज की पीड़ा कल आपको आनंद देने वाली है। अपने आप पर विश्वास रखें। प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर आपके लिए डाला गया है। इसका कोई मकसद नहीं है कि आपको डराया जाए, बल्कि आप अपनी जो तैयारी है अगले 15-20 दिन जो भी आपके लिए बचे हैं उसमें आप थोड़ा और अध्ययन कर लें, अच्छे से अपनी तैयारी को कंठस्थ कर लें। जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है वो पॉजिटिव रहें, अपने नोट्स छोटे छोटे नोट्स बना लें, वीडियो को पॉज करके देख लें। घबराएं नहीं, आपको डराना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप पेपर को हल करें और कहीं किसी की नज़र में हीरो नहीं बनना है। अपने खुद का मूल्यांकन हमें खुद करना है कि इनमें से कितने प्रश्न हम हल कर पा रहे हैं, कहाँ हमें दिक्कत आ रही है, उसको आप एक बार दोबारा देख लें। शेखावाटी मिशन 100 के PDF आपके सहयोग के लिए पहले ही डाले जा चुके हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़ें, एक बार उनको ज़रूर देखें। उसमें सरल और सहज विश्लेषण है। आपकी जो ये पढ़ाई का जो तरीका है उसमें ज़रूर मदद करेगा, आपके अध्ययन में मदद करने वाला है। वो आपके पेपर के नंबर हैं उसको बढ़ाने वाला है। रोपण फसल का उदाहरण है कॉफ़ी, हमारे रोपण फसल का उदाहरण हो जाएगा। किस अयस्क का प्रयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है? बॉक्साइट का। इनमें से कौन सा मेगा सिटी है? तो ये लंदन है। ये प्रथम मेगा सिटी का है तो भी लंदन ही है। राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई? 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में घोषित की गई थी। प्राचीन नगर वाराणसी है, प्राचीन नगर का उदाहरण वाराणसी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है अरेबिका कॉफ़ी की किस्म है। निम्न में से तरल सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। लंदन किस प्रकार का नगर है? तो ये पतन नगर कहलाता है। लंदन पतन नगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा 2 नंबर, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी। 4 हमारे ऐसे प्रश्न होंगे जो रिक्त स्थान वाले होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 1 होगा, यानी मार्क्स होगा वो 1 नंबर का मार्क्स 1 नंबर का होगा। तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन, बिल्कुल धैर्य से पढ़ें। जहां आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो वीडियो को रोक लें और उसको दोबारा पढ़ लें। तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय
सेवा क्षेत्र। तृतीय क्रियाकलाप पूछा जा रहा है, तो इसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवा का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, क्योंकि हम तृतीय क्रियाकलापों को या अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये हमारा रिक्त स्थान में सेवा आ जाएगा। दूसरा है कि काल खैरोज, ये काल सैरोज नहीं है, काल खैरोज है। काल खैरोज एक फसल कृषि का नाम है जो सामूहिक मिलजुल के की जाती है, सामूहिक फसल प्रकार की कृषि है। ये कहाँ की जाती है यह आपको ध्यान रखना होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि काल खैरोज जो कृषि है का एक प्रकार है वो कहाँ किया जाता है। ये एक सामूहिक कृषि है। देश में सीमा सड़क संगठन वर्ष 1960 में मनाया गया था, तो ये हमारा रिक्त स्थान 1960 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रिक्त स्थान वाला होगा वह है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं उसे नीवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 3 का होगा और प्रश्न कहलाएंगे अति लघुत्तरात्मक। ये प्रश्न भी 1 मार्क्स वाले होंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 4, छोटे प्रश्न होंगे 4। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। पशु आधारित उद्योग, किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखने। पशुओं से जो कच्चा माल प्राप्त होता है फिर उससे पक्का माल बनाया जाता है, वो पशु आधारित उद्योग होंगे। तो पशु आधारित उद्योग होंगे चमड़ा उद्योग, क्योंकि पशुओं से चमड़ा मिलता है, और ऊनी वस्त्र, क्योंकि ऊन भेड़ ऊंट आदि से मिलती है जो पशु हैं, तो ऊनी वस्त्र उद्योग। ये 2 उद्योगों के नाम लिख दिए हमने। यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? या आशय है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें। एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा। उस एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा कि मैं नंबर कहाँ से काटूँ, मार्क्स कहाँ से काटूँ। तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ आंसर देते जाएं। अब अपना खंड ब होगा, प्रश्न हमारे लघुत्तरात्मक होंगे। अब जो 12 प्रश्न होंगे वो 12 प्रश्न हमारे 1.5 मार्क्स वाला होगा, 1.5 नंबर का होगा। मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करना है। मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे। अब हम मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और उसकी परस्पर जो अन्योन्य क्रिया है उसके द्वारा किया जाता है। नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करना है। तो नीतिवाद जो विचारधारा है उसके अनुसार और संभववाद का क्या मानना है ये हम देख लेते हैं। तो नीतिवाद सामान्य रूप से मानव को, व्यक्ति को एक निष्क्रिय प्राणी मानती है या कारक मानती है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, और ये विचारधारा मनुष्य को प्रकृति का दास मानती है, मनुष्य को प्रकृति का दास मानती है। संभववाद इसके उल्टा है। संभववाद मानता है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, मनुष्य एक सक्रिय शक्ति है। तो हम ये इस पर आपने हल कर लिया संभववाद और नियतिवाद को। सहंत बस्तियाँ, सहंत बस्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहंत बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के बिल्कुल समीप बने हुए हों, नज़दीक नज़दीक बने हों। यहाँ रहने वाला प्रत्येक समुदाय मिलकर रहता हो और उनके व्यवसाय हैं वो भी लगभग समान से ही हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा नगरीकरण। नगरीकरण यानी नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हो जाती है तो उसे नगरीकरण कहते हैं। 1 मार्क्स का अगर हमारा प्रश्न है तो उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें, उसे 1 लाइन में ही बहुत है। थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करें और इस प्रकार से आप लिखते जाएं, ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स होंगे। प्रवास के कोई 2 कारक लिखिए। प्रवास के 2 कारक होते हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए दोनों। अपकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो जनसंख्या को वहाँ बसने के लिए आकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्ष कारक जो प्रतिकर्ष जो कारक होते हैं प्रवास के, वो वहाँ बसे हुए लोगों को वहाँ से हटाने के लिए मजबूर कर देते हैं, हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। जैसे कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई जो संकट है
बाढ़ है, प्राकृतिक आपदा जैसे कारक हैं, ये उत्पन्न हो जाए, कोई महामारी उत्पन्न हो जाए तो प्रतिकर्ष कारक हो जाते हैं वो। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर। तो मुख्य श्रमिक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करने वाले को कहा जाता है और सीमांत श्रमिक इससे कम कार्य करने वाले को कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम 3 उपाय कौन से कर सकते हैं? ग्रामीण बस्तियों में टंकियों का निर्माण कर देना चाहिए, घर घर पेयजल की सुविधा करनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम पॉइंट बना सकते हैं वह घर में शौचालय। पॉइंट बना कर आप आराम से अच्छा सा लिखें। घर में शौचालय और कूड़ा कचरा निस्तारण की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट जो हम पॉइंट बना सकते हैं वह है कि प्रत्येक बस्ती में विद्यालय और चिकित्सालय, पढ़ाई की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, मेडिकल की सुविधा जरूर होनी चाहिए, तो विद्यालय और चिकित्सालय का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा इनके कुछ विशेष कर्तव्य भी उनके प्रति होते हैं। सामुदायिक भवन हो गए, जैसे सार्वजनिक स्थल, जैसे अपने स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब सार्वजनिक सामुदायिक भवन होते हैं। चारागाह हो गया, ग्रामीण जलीय क्षेत्र, तालाब हो गए, जोड़ हो गए आदि साझा संपत्ति में आते हैं। गैरीसन नगर किसे कहते हैं? तो इसके क्या कार्य हैं? गैरीसन नगर जहाँ सैनिक रहते हैं या छावनी होती है सैनिकों की, उसे कहते हैं। इन नगरों का विकास सेना संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है और यहाँ पर मुख्यतः सैनिक अभ्यास कार्य करते हैं, प्रशिक्षण संबंधी कार्य करते हैं, इनका खुद का कार्यालय होता है और सेना के अन्य कार्य भी किए जाते हैं। इन्हें कैंट कहते हैं, टेंट नहीं, कैंट कहते हैं। तो सेना के रहने की जो छावनी होती है उसे कैंट कहते हैं। जैसे अंबाला और जालंधर, आपसे पूछा जा सकता है कि 2 गैरीसन नगर के नाम लिखिए, तो अंबाला और जालंधर। अंबाला पंजाब में और जालंधर भी। जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल संभर के बारे में कि वस्तुतः धरातलीय और भूमिगत, धरती के ऊपर का जल और भूमिगत दोनों जलीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना ही जल संभर कहलाता है। इसके अंतर्गत अन्य आवश्यक रूप से बहते जल को रोककर विभिन्न विधियों से जल को बचाने का प्रयास किया जाता है या जल को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है, इसे जल संभर कहा जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राष्ट्रीय महामार्ग हैं और उनके परियोजना क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, महामार्ग हैं और उनके परियोजना क्षेत्र। तो ये देख लेते हैं हम। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मोस्ट है, तो इसे आप ध्यान रखें क्या है ये। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़े महानगर हैं ये। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली, भारत के मैप के उसमें देख लेते हैं अपन मानचित्र में कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने वाली परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो यह भारत का मैप है, इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने वाली, ये देखो चतुर्भुज बन गया हमारा, ये परियोजना है, इसलिए इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली परियोजना। नेक्स्ट जो है वो है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा को मिलान करेंगे हम कि ये जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत के उत्तर में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु का कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो गलियारा है उसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम, पूर्व में असम का सिलचर है, तो जो पश्चिम है उसमें गुजरात का पोरबंदर है, उसको जोड़ने वाला गलियारा है वो पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर। तो बड़ी लाइन को ब्रॉडगेज लाइन भी कहा जाता है। इनमें पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1.616 मीटर होती है, जबकि मीटर लाइन में इनकी दूरी है, बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर होती है। अब खंड हमारा स शुरू हो जाएगा और खंड स में 3 प्रश्न होंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे। कुछ बच्चों की समस्या होती है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, तो इसमें थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना होगा हमें, ताकि 3 नंबर एग्जामिनर हमें दे सके इस प्रकार से। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल कर लेते हैं। फुटकर व्यापार का विश्लेषण करना है।
फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, इसे समझाना है। फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जिसमें विक्रेता सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। बेचने वाला, वस्तु को बेचने वाला विक्रेता है, वो सीधा उपभोक्ता तक पहुंचता है और अपनी सेवा और वस्तुएं उपलब्ध कराता है। अधिकांश जो फुटकर व्यापार है केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फ्री जो रेडी हैं, ट्रक हैं जो द्वार से द्वार जाते हैं, डाक जो व्यवस्था है, दूरभाष यानी इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सारी सुविधाएं फुटकर व्यापार में आती हैं। फुटकर व्यापार में बड़े स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय से थे। ये छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि फुटकर व्यापार में बड़े स्तर पर नवाचार लाने वाले कौन थे, तो उपभोक्ता सहकारी समुदाय था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, आकार के आधार पर, आकार छोटा है या बड़ा है, उसमें काम करने वाले मजदूर कितने हैं, उसमें पूंजी कितनी लगी हुई है और उसमें उत्पादन कितना हो रहा है, उसके आधार पर, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकृत करना है। तो इसको हल कर लेते हैं हम। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, इसमें पूंजी कितनी लगी है, इसके आधार पे। श्रमिक कितने लगे हुए हैं, श्रमिकों की संख्या के आधार पे। उत्पादन की मात्रा कितनी है, इस पर निर्भर करता है। तो इसको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा है बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग 1 नंबर, छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं वो 2 नंबर, और बड़े उद्योग ये 3 नंबर, 3 प्रकार के हो गए। 1 नंबर को हम देख लेते हैं, कुटीर उद्योग को। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का, उसके नज़दीक जो कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है उसी का इस्तेमाल करके वो इस उद्योग को चलाते हैं। जनसाधारण औजार यानी जनसाधारण के काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उनको परिवार के सदस्य मिलकर ही इन चीज़ों का या वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं जो दैनिक जीवन में काम आती हैं। जैसे कपड़ा बना लें, चटाई बना लें, जूते, बर्तन, जूते, फर्नीचर, टोकरियाँ, दरियाँ आदि बना लेते हैं। वैसे ही अपन वृहद उद्योग को कर सकते हैं और छोटी इकाई वाले भी कर सकते हैं। यानी कुटीर उद्योग को हमने विस्तार से कर लिया। अब छोटे पैमाने के उद्योग आप कर सकते हैं, यानी कुटीर उद्योग से थोड़े बड़े छोटे पैमाने वाले उद्योग होंगे और उससे बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए होंगे। बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाएगा, बड़े स्तर पे संपत्ति लगी हुई होगी यानी पूंजी लगी हुई होगी। तो बड़े उद्योग की विशेषताएं होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है 18 नंबर, और यह है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इनकी पहली प्राथमिकता है वो है सभी मानव जाति और प्राणी, मनुष्य और प्राणी सबको जल उपलब्ध हो, इसकी पहली प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब बनी थी, 2002 में। इसकी पहली प्राथमिकता है कि प्रत्येक मानव जाति और प्राणी जाति को पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी इनकी प्राथमिकता है कि जिन क्षेत्रों में पेयजल का कोई स्रोत नहीं है वहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा पानी उपलब्ध करा देना चाहिए। शुद्ध जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। 3 नंबर का हम ऑप्शन, इसमें तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे वो होगा कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषता है कि सत्य नहीं है, सतह है। सतह यानी भूमि के ऊपर का जल। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए। वो प्रदूषित ना हो ऐसा जल नहीं हो, उसकी नियमित जांच होनी चाहिए। उसमें केमिकल तो नहीं है, उसकी क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, इसकी जांच होती रहनी चाहिए। 19 का जो प्रश्न है हमारा वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं भौगोलिक कारक, फिर आर्थिक कारक, तीसरा हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, चौथा हमारा ऐतिहासिक कारक और 5वां है भौगोलिक कारक। तो हम 1 नंबर को देख लेते हैं। 1 नंबर का हमारा कारक था भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता, जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग
जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि नदी घाटियों में विश्व में सबसे ज़्यादा बसे हुए क्षेत्र होते हैं। दूसरा भूभाग है कि जो आकृति होगी, भूभाग यानी भूमि की जो आकृति है वो उबड़ खाबड़ होगी, पहाड़ी होगी, ढलान वाले होंगे, तो वहाँ लोग कम रहना पसंद करेंगे। और समतल मैदानों में लोग बसने को वरीयता देंगे। इसी कारण गंगा का मैदान है वो विश्व का संगम जनसंख्या वाला, ये संगम नहीं है, संघन जनसंख्या, गहरी जनसंख्या है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। जलवायु सुविधाजनक जलवायु क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, वहाँ भी लोग ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। और मौसमी परिवर्तन बार बार होंगे, कभी बाढ़ आ रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी मिट्टी उड़ रही है, तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। यानी गर्म हवा चल रही है, यानी लू चल रही है, जैसे राजस्थान में चलती हैं, तो उस जगह पे लोग कम बसना पसंद करेंगे। मृदा, अब जो नेक्स्ट हमारा कारक होगा वो मृदा है। दोमट मिट्टी जो कि एक उपजाऊ मिट्टी है, उन क्षेत्रों में लोग अधिक बसना पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो आर्थिक कारक होगा। आर्थिक कारक देख लेते हैं हम। आर्थिक कारक यानी खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में, क्योंकि खनिज निक्षेप हैं वो उद्योगों को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ, तो यहाँ खनिज एवं औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार को उत्पन्न करती हैं, अतः लोग यहाँ बसना पसंद करते हैं। पसंद है, नापसंद नहीं है, लोग बसना पसंद करते हैं। नगरीकरण, नगर रोजगार के नगरीकरण जो कारक है, क्योंकि नगरीकरण के कारण यानी नगर में रोजगार के बेहतर, शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है, चिकित्सा की जो सुविधाएं होती हैं वो बेहतर होती हैं, इस कारण लोग गांव से शहरों में जाकर बसना पसंद करते हैं। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण बहुत बड़ा कारक है। औद्योगिक जो पेटियां हैं वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग उधर आकर्षित होते हैं। जैसे जापान का कोम्बा ओसाका जो प्रदेश है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण संघन बसा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जहाँ सामाजिक के अगला हमारा जो पॉइंट होगा, आप पॉइंट बना लें। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति का वातावरण होगा तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अच्छे होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो रहा होगा, तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक, अनेक बार ऐतिहासिक महत्व भी जनसंख्या का कारण बन जाता है। गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, चीन की प्राचीन सभ्यता के जो अनेक केंद्र हैं वहाँ जनसंख्या अधिक पाई गई। नील नदी की घाटी में जनसंख्या का अधिक घनत्व होना ऐतिहासिक कारक ही रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा 20 नंबर का कि ज्ञान आधारित उद्योग पे टिप्पणी लिखिए। ज्ञान आधारित उद्योग, ज्ञान आधारित उद्योगों में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति हो रही है तो उसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए कई संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक, ये छोटे प्रश्नों में या एक स्थानों में कहीं भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तेजी से विकसित हुए क्षेत्रों में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की जो जीवन शैली है उसको भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। प्रतिवर्ष इस उद्योग से प्राप्त मूल्य में वृद्धि होती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग की भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सॉफ्टवेयर विकास केंद्र और अनुसंधान विकास केंद्र भारत में स्थापित किए गए। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार के अवसर बढ़ाने पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष लगभग 2 गुना हो रहा है। 21 का जो प्रश्न होगा वो है दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाएं। एक जो हमारा है कर्क रेखा, एक मकर रेखा, चीन और रूस, ये विश्व के मानचित्र में भरने। नेक्स्ट 22 का प्रश्न होगा भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। कर्क रेखा, मकर रेखा,
विश्व मानचित्र में एक ऐसी रेखा होगी जिस पे 0 लिखा हुआ होगा, वो भूमध्य रेखा होगी। उसके नीचे एक ऐसी रेखा होगी, वो 23.5 डिग्री होगी, उस पे लिखा हुआ होगा 23.5 डिग्री। ये हमारी मकर रेखा होगी नीचे वाली। एक इसी भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा होगी, उस पे लिखा हुआ होगा 23.5 डिग्री। तो ये ऊपर वाली है, ये कर्क रेखा है। चीन है, भारत का पड़ोसी देश है, ये सबको पता है। कहाँ पे है? रूस चीन से ऊपर एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला है। चीन की सीमा रूस से भी लगती है। तो एक बार विश्व के मानचित्र को हल कर लें एग्जाम से पहले। दिए गए भारत के मानचित्र में देख लेते हैं। अब खेतड़ी जो कि झुंझुनू जिले में है, ये कॉपर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ तांबा निकाला जाता है। पुणे है, महाराष्ट्र में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। सूरत गुजरात में है। इस प्रकार से हम शून्य से शिखर की ओर बढ़ जाएं, सफलता की ओर बढ़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन दिनों काफ़ी समस्याएं रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी मदद के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप देखें और अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास करें।